जी, आप समय ले सकते हैं अभी। ओके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है। मैं एक शराबी हूँ। हाय जब आज ईश्वर की हाय हाय। आज ईश्वर की कृपा है, आप लोगों की संगत है। यही वजह है कि आज मैं शराब के जहरीले गुट से दूर हूँ, एक सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आज मैं नेपाल फेलोशिप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मेरे को अपने अनुभव रखने के लिए आप लोगों ने बुलाया। आप सभी का शुक्रिया अदा। राकेश भाई भी बोल रहे थे, मेरी मुलाकात उनसे हुई थी। और नेपाल भी आकर गया हूँ मैं, काठमांडू के कन्वेंशन में। और भूपेंद्र जी भी हमारे अच्छे परिचित है। और काफी अच्छा लगा नेपाल में भी, नेपाल फेलोशिप में हमें। तो दोस्तों, अल्कोहल एनोनिमस में आने के बाद में ही ये दूर दूर की पहचान हो सकी। तो वरना मेरे जैसे शराबी को कौन पूछता था, कौन जानता था? कोई अता पता नहीं था। कब मरता, कब क्या करता, कोई बात नहीं थी यार। बिल्कुल पीना बोलो तो एकदम भयंकर हो चुका था। यानी अच्छी खासी नौकरी, सब कुछ ठीक ठाक, परिवार ठीक ठाक था। लेकिन शराब बहुत ज्यादा अपने अंतिम पड़ाव में, बहुत ज्यादा चरणों में मेरी बढ़ चुकी थी। बहुत संघर्ष किया, ऐसा नहीं कि मैंने शराब बंद करने का प्रयत्न नहीं किया। बहुत सारा संघर्ष किया मैंने शराब बंद करने में। लेकिन वो शराब बंद ही नहीं हो रही थी। बस एक दिन नहीं पीना, दो दिन नहीं पीना, फिर अपने आप वो शराब किसी ना किसी बहाने से चली आती थी। शराब पर एक्चुअली देखा जाए तो मेरा नियंत्रण मैंने खो चुका था। बहुत मैंने प्रयत्न किया। कई बार मैं मेरे एक्सीडेंट हुए। कई बार नौकरी के ऊपर मुझे रेड पेन से रिमार्केबल दे दिया था कि भाई ये व्यक्ति काम का नहीं है ना। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं 2004 में आया था। 2004 में जब मैं इस फेलोशिप में आया, तो यहाँ आना भी कोई ऐसा मेरा ठहराव नहीं था कि भाई मेरे को यहाँ जाना है अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में। या मेरे को किसी ने ऐसा 12 स्टेप भी नहीं किया था कि भाई अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में चलो करके। बस मैं ऑफिस से 6 बजे छुट्टी हुई। ठंडी के दिन थे, जल्दी अंधेरा हो चुका था। बाहर एक व्यक्ति एक लिफ्ट मांग रहा था किसी को। वो बाहर खड़ा था। मैं जैसा ही ऑफिस से बाहर निकला, तो वो मेरे जो साथ में जो ड्यूटी करता था, जो कलीग मेरा दोस्त, तो उसका वो भाई था, बड़ा भाई। तो उसने मुझे बोला कि यार मुझे वहां तक छोड़ दो, सदर तक। तो बोला श्योर, मैं उधर से ही जा रहा हूँ, छोड़ दूंगा मैं बस उसको छोड़ने के लिए जा रहा था। तो जाते जाते उसने बताया कि मैं पहले दारू पीता था, शराब पीता था, और अब मैं नहीं पी रहा हूँ, ऐसे ऐसे मीटिंग में जा रहा हूँ। तो मेरे को उसने बोला अगर तेरे पास टाइम है तो चल 1 घंटा बैठ के देख। तो मैं बोला मेरे को तो समय है अभी। वो पहला दिन था मेरा कि जो 2004 7 दिसंबर का, कि मैं वो एक मीटिंग में उस व्यक्ति के साथ में, मतलब ये बोल रहा था 1 घंटा बैठ लेते। तो मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के उस मीटिंग में जाकर बैठा। अरे क्या देखते, वो लोग तो सब मेरी कहानी बता रहे थे, कैसे पिए, कैसे गिरे, कैसे बर्बाद हुए। अरे मैं बोला ये तो मेरी कहानी चालू है इधर सब। और मेरे को बोला कि बाहर मीटिंग खत्म होने के बाद कि आपको अगर शराब की समस्या है तो आज के दिन आप शराब मत पियो। मैं झूठ बोला कि मेरे को कोई शराब और आपकी समस्या नहीं है। लेकिन अंदर से मैं टूटा हुआ था। अंदर से मैं टूट चुका था। मुझे पता था मेरी शराब कितने लेवल पर बढ़ चुकी है। मेरे को ये भी पता था कि मैं अगर ये शराब कंटिन्यूशन में पीऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, एक दिन खत्म हो जाऊंगा। लेकिन वो लोग जो बोल रहे थे, वो जो मेंबर्स मेरे को बोल रहे थे कि आप अगर आपके अगर शराब समस्या है तो अल्कोहलिक एनोनिमस आपकी मदद कर सकती है। तो वो जो व्यक्ति मेरे को लेकर वहां तक गया था, जिसको लिफ्ट दिया था, उसने बोले चलो चाय वाय पीते। तो मेरे को डर लगा चाय पीने के लिए, क्योंकि वो एक क्रिश्चियन कम्युनिटी का चर्च था, वहां वो मीटिंग हो रही थी स्कूल में।
तो मैं बोला साला ये कहीं मेरे को वो चाय में कुछ मिला ना दे और मुझे कुछ पिला ना दे और मेरा धर्म परिवर्तन कर दे। तो वो मैं धर्म परिवर्तन के चक्कर में वो चाय नहीं पिया। और मैं बोला कि नहीं, मुझे एसिडिटी है तो मैं चाय नहीं पीता हूँ। उसके बाद में ये लोग मुझे लेकर बैठे 9-10 बजे तक। वो जो मेरा पीने का जो ऑब्सेशन था, पीने का जो क्रेविंग था, वो खत्म हो चुका था इतना टाइम तक। फिर इन्होंने मुझे नाश्ता करवाया, इन्होंने मुझे चाय पिलाया, और धीरे 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 करके ये लोग मेरे साथ बातचीत करने लगे, एक एक चीज मुझे पूछने लगे। अब मैं जो बोल रहा था कि मेरे को शराब की समस्या नहीं है, अब जो मैं ये बोलने वाला था कि भाई शराब मेरी समस्या नहीं है और शराब ने मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मेरे को उस दिन दारू पीना था, मेरे को उस दिन शराब पीना था, नॉनवेज खाना था। तो मैं इनको कैसा बताऊं। लेकिन वो जो रात है, वो रात मैं उस दिन शराब नहीं पिया। जो अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग मैंने किया, तो उस दिन मैंने शराब नहीं पिया। उस दिन मैं घर जल्दी चला गया। घर जाने के बाद घर के बच्चे, बीवी, माँ सब खुश कि माँ बोल रही बेटा दारू पीकर नहीं आया, पत्नी बोल रही कि शराब पीकर नहीं आया। बच्चे भी सोच रहे कि अरे आज पापा तो अच्छे हैं, अच्छे तरीके से आए। पर मैं भी सोच में पड़ा कि ऐसा कैसा हुआ कि आज मैं शराब क्यों नहीं पिया। ये सबसे बड़ा मूल कारण था मेरा वाला, कि शराब पीना था, मैंने उस दिन नहीं पिया। फिर उस दिन रात को मैं जल्दी सोया और सुबेरे मेरे को कोई हैंगवर्क नहीं हुआ। सुबेरे मैं एकदम स्लाइटली एकदम 5 बजे मस्त उठा बैठिया, मैं घूमने निकल गया। मेरे को बहुत अच्छा सवेरा लगा हो। शायद मैंने वो उस अल्कोहलिज्म के दौर में उस सवेरे को कहीं देखा नहीं था। इसलिए नहीं देखा था कि रात को 2-2 बजे, 1:30-1:30 बजे, 12-12 बजे में सोने वाला व्यक्ति तो सुबेरे का सुबेरे 9 बजे सो के उठने वाला। 9 बजे उठा, नहाए धोए, अपने ऑफिस गए। ऑफिस अगर नहीं भी गए तो साला दारू पीते बैठे। ऐसा मेरा ये सिलसिला चल रहा था। लेकिन उस दिन मेरे अंदर वो आशा की किरण, एक होप, एक आशा मेरे अंदर जागृत हुई। और मैंने सोचा कि यार, मैं कल जहाँ गया था, अगर मैं वहाँ कंटिन्यू जाता हूँ, अगर मेरी कंटिन्यूटी वहां पर बनती है, तो मैंने जो खास ड्रीम देखा हो, जो सपना देखा हो, वो शायद मेरा पूरा हो सकता है। ये एक एहसास मेरे अंदर जागृत हुआ। एक क्रियात्मक चीजें मेरे अंदर से, एक पॉजिटिविटी शुरू होगी मेरे अंदर से। और मैं बोला कि नहीं यार, मैं अभी वहाँ थोड़ा सा जाऊंगा और कुछ दिन तक मैं उस संस्था के मार्फत से शराब नहीं पीऊंगा, और बाद में मैं शराब पी सकता हूँ, क्योंकि थोड़ी परिस्थिति ठीक हो जाएंगी, थोड़ी हालात ठीक हो जाएंगे, थोड़ी शारीरिक लेवल ठीक हो जाएगा, थोड़ा पैसे पानी से थोड़ा बच जाऊंगा, तो बाद में मैं पी सकता हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं अपना जो प्रवास है, अभी मैंने जो प्रवास यानी मेरा जो सफर है, वो अब मैंने चेंज कर दिया था। पहले रोज रात को ऑफिस से छूटने के बाद मैं दारू के अड्डे पर, शराब के अड्डे पर जाता था। अब ऑफिस से छूटने के बाद मैं मीटिंग पर जा रहा हूँ। एक नया चेंज ईश्वर ने मेरे अंदर लाया। मैं ऑफिस के अंदर से जैसे ही छुट्टा था, तो मैं सीधा मीटिंग में जाता था और मीटिंग करता था। मीटिंग में मेरे को कदमों के बारे में ये सब जानकारी लेने का कोई शौक नहीं था या जरूरत नहीं थी, ऐसा मैं समझता हूँ। कि मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मेरी जो समस्या है, वो शराब है। और शराब पर मेरे को नियंत्रण मैं नहीं रख रख सकता था। लेकिन मैं अभी आप लोगों के संगत में आ चुका हूँ, तो मैं शराब पर नियंत्रण आराम से रख पाऊंगा। ये एक सोच, एक समझ मेरे अंदर आई। लेकिन एक अंदर से आवाज, निगेटिव आवाज आ रही थी कि भाई मेरे को दारू पीना है, शराब पीना है। 1 महीने के बाद पीऊंगा, 31st को पीऊंगा, होली को पीऊंगा, कभी ना कभी कोई ओकेशन आएगा तो मैं पीऊंगा। क्योंकि पीने का जो ऑब्सेशन बोलो या क्रेविंग बोलो, वो अंदर से खत्म नहीं हो रही थी, वो जा नहीं रही थी।
लेकिन वो कान खुले रखो, यहाँ से ईश्वर बोलता है, यहाँ से भगवान बोलता है, मेरा ईश्वर बोलता है। ये मैंने बार बार ये शब्दों को सुना था। तो ईश्वर ने मेरे कान पर कहीं ना कहीं एक ऐसे व्यक्ति के अनुभव डाल दिया कि जहां मैं वो सुनकर मुझे एक जगह रुकने के लिए मजबूर किया कि भाई मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में जो आया, उसके पहले उसने अपने लाइफ में 12 साल शराब पिया था। मैं 20 साल पीकर आया हूँ, वो 12 साल शराब पीकर आया था। और उसने जो लाइफ का ए में आने के बाद वो सडनली 1 साल में 1.5 साल में बढ़िया चेंजिंग उसके अंदर आ गया। लेकिन वो चेंज उसके जीवन में फिर से कहीं ना कहीं शराब की ओर उसको लेकर गए। जब वो शराब पिया तो शराब ने उसकी बैंड बजा दी। उसने बताया, उसने शेयर किया कि भाई मैं पागल की अवस्था में पहुंच चुका था। मैं एक सुसाइड करने जा रहा था, मरने ही वाला था, तो किसी ने मुझे बचा लिया और मैं बाद में ए में आया और वो उस टाइम से सोबर है। ये उसकी जो बात है, उसका जो बोलने का जो तरीका था, कहीं ना कहीं ईश्वर ने उस वक्त उस व्यक्ति को मेरे लिए शेयरिंग के लिए भेजा था। उसकी बात मेरे को लग गई। यार ये जो बंदा बोल रहा है कि भाई इसने 12 साल शराब पीकर उसके जीवन में जितने नुकसान नहीं हुए, ए में आने के 1.5 साल के बाद में शराब पिया तो उसके जीवन में बहुत सारे नुकसान हुए। ये मेरे जीवन में भी हो सकता है अगर मैं फिर से शराब पिया तो। मैंने अपने आप को रोकना चाहिए, अपने ऑब्सेशन को खत्म करना चाहिए। मैंने ये सोचना चाहिए कि भाई अल्कोहलिक एनोनिमस में अगर मेरी सशत विवेक बुद्धि जागरूक हो चुकी है, तो ये बात तो अपने आप पर सोचना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है कि भाई ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम मेरे को नई दिशा, नया जीवन ये देने वाला है। अगर मैं मेरे अंदर की वो जो शराब है, वो जो रिजर्वेशन है, वो अगर खत्म नहीं करता हूं, तो मेरा जीवन सर्वनाश होने के कगार पर रहने वाला है। तो मैं अपने सर्वनाश के लिए तैयार हो जाऊं। ये बात मेरे को साफ तरीके से एक इंटेंश जाने अनजाने में मुझे वो एक मैसेज मिल गया था। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में पहले कदम के तहत जो मेरे जैसे शराबी को जो बोला जाता है कि भाई हमें विश्वास हुआ कि हम एक मिनट, एक पहला कदम जो है वो हमें ये बता देना चाहता है कि भाई हम जो अल्कोहलिक एनोनिमस में आए हैं, तो पहला कदम हमने कबूल किया कि हम शराब के सामने शक्तिहीन थे। अभी सुधीर भाई ने बताया कि आधे में बोला है कि हम शराब के सामने शक्तिहीन थे, कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। ये बात कबूल करना या ये बात को मानना, ये मेरे जैसे शराबी के बस में नहीं था। मेरे को ऐसा लगता था कि ये सब चीजें मेरे को क्यों जरूरी है। मैं तो शराब नहीं पी रहा हूँ, है ना। मैं तो शराब नहीं पी रहा हूँ और मेरा सब कुछ व्यवस्थित है। मेरा कोई मेरा जीवन कोई अस्त व्यस्त नहीं है, कोई अनमैनेजेबल नहीं है। ये बात, ये कल्पना आप, मैंने दिमाग में ये तो फिट कर लिया कि भाई उस व्यक्ति के अनुभव मैंने सुना, तो मैं अभी शराब नहीं पीऊंगा। एक निर्णय मैंने ले लिया, एक निर्णय पर पहुंच गया कि शराब मुझे नहीं पीना। लेकिन शराब मैंने नहीं पीना तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? एक निर्णय मेरे मन में आ गया, मैंने ले लिया। कई लोग अल्कोहलिक एनोनिमस में आ जाते हैं, है ना। ए में आने के बाद इस कदम को उठाने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं। बहुत 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 सारा हमने देखा है कि अल्कोहलिक एनोनिमस में बहुत सारे लोग आते हैं। मेरे साथ में भी उस वक्त बहुत सारे लोग आए थे, एक लॉट का लॉट आता है। जैसा 31 खत्म हो गया,
नया साल लगा तो नए साल में बहुत सारे लोग आ जाते, लेकिन कुछ लोग रुक पाते, कुछ लोग चले जाते। कारण क्या है? क्योंकि वो सिर्फ ऊपरी तौर पर समझते कि हाँ यार प्रोग्राम बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो ये कभी भी कदम नहीं उठाते कि भाई मैंने अगर शराब के सामने अपनी शक्तिहीनता को कबूल करना चाहिए। ये शायद मैंने भी नहीं उठाया था शुरू में, कि शराब एक मेरे से बड़ी ताकत है, और मेरे को इसके सामने बहुत सारा संघर्ष करना पड़ रहा है। क्योंकि शराब यहाँ ए में आने के बाद में ही जो मैंने सुना हूँ कि भाई शराब पर मैं अपना नियंत्रण खो चुका हूँ, नियंत्रण नहीं रख पाता हूँ। शराब का क्रेविंग मेरे को बहुत सारी जगह में मेरे को विचलित कर देता है। मेरे को बहुत सारी चीजों में मेरा ऑब्सेशन जो है, मेरा रिजर्वेशन जो है, मेरा जो दिमाग का जो खेल है, वो बहुत सारा गड़बड़िया करता है। अब मुझे थोड़ा अपने आप को अ, ये वक्त देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। अल्कोहलिक एनोनिमस में स्पॉन्सर की सुविधा दिया है कि मुझे भाई एक स्पॉन्सर लेकर हर एक कदम पर कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये बात हम सब लोग सुनते हैं, लेकिन कुछ लोग रुक पाते हैं, और कुछ लोग इस कदम को आगे नहीं बढ़ पाते। और ये कदम न उठाने की, ये कदम न लेने की वजह से उनके जीवन में वो संघर्ष कायम रहता है, और वो शराब पी जाते हैं। लेकिन मैं बच गया, मैं शराब नहीं पिया। मैं अपने आप को कहीं ना कहीं बचाया कि भाई मेरे को शराब नहीं पीना। अब शराब नहीं पीना है, लेकिन यहाँ बोला है आगे में कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। क्या मैं इस बारे में कभी अपनी कबूली दे रहा हूँ क्या, कि कहा किस कदम पर किस जगह मेरी अस्त व्यस्तता हो चुकी थी? तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जब तक मैं कदमों के दायरे में नहीं आया था, या कदम या स्पॉन्सर मैंने नहीं किया था, उतने टाइम तक, उतने पीरियड तक, शायद वो कुछ सालों तक मेरे जीवन में बहुत सारी चीजों की अनमैनेजेबिलिटी रही। बहुत सारी चीजों को मैंने बर्बाद किया ए में आने के बाद। एग्जैक्टली हुआ क्या मेरे साथ? मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में तो आ गया था, कदमों की प्रैक्टिस नहीं किया था, स्पॉन्सर नहीं बनाया था, सिर्फ मीटिंग करना, अपने घर जाना। तो मेरे अंदर बहुत सारे जो डिफेक्ट है, वो शराब नहीं पी रहा हूँ, लेकिन वो डिफेक्ट मेरे उभर कर आए। सर, सबसे पहला डिफेक्ट था कि लालच। और वो लालच की वजह से मेरे अंदर शॉर्टकमिंग का जो डिफेक्ट है वो आ गया है, कि इजी मनी मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। इजी मनी की ओर दौड़ना, जुआ खेलना, सट्टा लगाना, जल्द से जल्द अपने लाइफ में वो अचीवमेंट पूरा करना। अब लोग ए में आने के बाद बहुत सारी तरक्की करते हैं, बहुत सारे उनको बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन मेरे जैसे शराबी को मैं खुद स्वयं बर्बादी का रास्ता चुना था। क्योंकि शराब पर मेरा नियंत्रण नहीं था, ये बात तो मैंने मान्य कर लिया कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। लेकिन शराब नहीं पीऊंगा ये मैंने बोल दिया, लेकिन शराब पीने के रास्ते मैंने बना के रखा था। शराब पीने का जो रास्ता है वो मैंने बना के रखा था। मेरा जीवन जो है वो अनियंत्रित हो चुका था, मेरे नियंत्रण में नहीं था। मेरा जीवन जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, पहले भी हुआ था और बाद में भी किया था। पहले शराब पीकर कर रहा था, अब मैं शराब नहीं पीकर कर रहा हूँ। दोनों में मेरी, देखो नियंत्रण, देखो मेरा अनियंत्रितता किस तरीके से मेरे ऊपर, खुद के ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है ना, मेरा खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मेरा नियंत्रण कैसा रहेगा? है ना, नियंत्रण नहीं रहेगा, मैं अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि इसीलिए मैं अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैंने इस प्रोग्राम को पूरी तरीके से लेने का प्रयत्न नहीं किया था, या
इस कदम को करने का प्रयत्न नहीं किया था। ये में बोला गया कि जब तक कि मैं इस पहले कदम को पूरी तरीके से अपने जीवन में लागू नहीं करता हूँ, तो मेरे अंदर आगे का प्रोग्राम लेने के लिए मेरे पास कोई पर्याय नहीं रहता। या ये कहे कि मेरे पास ये इस कार्यक्रम की इस कदम के बारे में बोला गया है कि ये कार्यक्रम की नींव है। बाकी के कदम फिर बाद में आते हैं, क्योंकि ये मेरा पहला फर्स्ट है। ये मेरा पहला मुझे करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे शायद स्पॉन्सर की जरूरत पड़ती है। 1 मिनट। उसके लिए मुझे स्पॉन्सर की जरूरत पड़ती है। मैंने स्पॉन्सर लेना जरूरी है। लेकिन मैं एक अहंकारी व्यक्ति हूँ। मेरे जैसा जो शराबी है वो बड़ा अहम में जीता है, और अहम आदमी को अपने नियंत्रण रेखा के बाहर रखता है। अहम यानी घमंड। मेरा जो घमंड है पूरी तरीके से मुझे बर्बाद करने के लिए तैयार रहता है। और इस कदम के बारे में अगर मैं बोलूं, तो ये कदम मेरे जीवन का सबसे जब मैं 2 जणांना मात्र बोलून देईन अगर अपने बारे में अगर कुछ बात करता हो, या अपने बारे में कुछ सोचता हो, या अपने बारे में कुछ समझाता हूँ, तो ये चीजें मुझे कति जाने कोई माइक 1 सेकंड दीपक भाई माइक म्यूट ऑन म्यूट कर देना सब म्यूट नहीं हो रहा। तो ये इस कदम के तहत मेरे जैसे शराबी को अपनी अस्त व्यस्तताओं के बारे में, अपनी अंदर की इसके बारे में वो मेरे को सब कुछ बोला गया क्लियरली। और जब पूरी तरीके से मेरी रहते हुए मेरी अनमैनेजिबिलिटी का मैंने परिचय दिया, और मैं अपने शराब पर तो नियंत्रण रख पाया था, लेकिन मैं अपने अनमैनेजेबिलिटी पर और अपने शक्तिहीनता पर मैंने कंट्रोल या पावर या किसी भी तरीके का नहीं रख पाया था। है ना, ये साफ और सीधा भाषा है कि मेरे को वो नहीं जम रहा था। शायद बहुत साल मेरे निकल गए ये में, लेकिन मैंने कदमों की ओर ध्यान नहीं दिया। मैं ईमानदारी से इस कदम को शायद मैंने 2007 के बाद में ही इस पर काम करना शुरू किया। 2004 में आया, और 5, 6, 7 यानी 3 साल तक मैं अपनी बर्बादियां करते रहा। और 3 साल के बाद में जब इस कदम को उठाकर देखा, इस कदम के बारे में जब जानना चाहा, अपने बारे में, इस कार्यक्रम की नींव के बारे में जब देखना चाहा, तो मेरे को एक बात समझ में आई कि हमारा जो मुद्दा है वो मेन है ईमानदारी का। इस कदम में बोला गया है मेरे को कि हमें पूरी ईमानदारी के साथ में जीना होगा, क्योंकि ये हमारा मेन मुद्दा है। ये हमारा मेन हक है कि भाई हमें नियंत्रण में अपने आप को रखने के लिए, अपने शक्तिहीनता का परिचय स्वीकार करने के लिए हमें ईमानदार बनना पड़ेगा। हमें नम्रता, हमें विनम्रता की बात हमें करना होगा। ये 2 चीजें जो मेरे अंदर थी नहीं, जिसको बोला गया कि आधे अधूरे प्रयास। मैं जब नया रहता हूँ, मेरे को नहीं समझ में आता है, स्पॉन्सर नहीं करता हूँ, तो मैं आधे अधूरे प्रयास करता हूँ, है ना। आधे अधूरे प्रयास करने से मैं किसी एक पर्टिकुलर जो चीज मुझे अच्छी लगती है वहां मैं ईमानदार रहता हूँ। जो चीज मेरे खिलाफ जाती है वहां मैं बेईमान बन जाता हूँ। जैसा जुआ खेलना, सट्टा खेलना, लॉटरी लगाना, ये सब बेईमानी के मेरे काम शुरू हो जाते हैं। किसी के साथ में झूठ व्यवहार करना, झूठ बात करना, ये असल में ये मेरे अनमैनेजेबिलिटी का सब बड़े कारण है। बड़ा परिचय देते हैं कि मैं वाकई में अपने गुनाहों के सामने भी एक शक्तिहीन हूँ। और अपने गुनाहों को जिस तरीके से मैं शराब को नियंत्रण में नहीं रख पा रहा हूँ, तो अपने गुनाहों को भी मैं नियंत्रण में नहीं रख पाता हूँ। ये कदम देखा जाए
इस कार्यक्रम की नींव की अगर स्टार्टिंग है, तो बाकी सब कदमों को हम लोग देखते हैं। बाकी कदमों में हमें बोला गया है थर्ड स्टेप से लेकर उधर आगे में कि हमें आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। आत्मसमर्पण इन द सेंस कि हमें अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करना होगा इस कार्यक्रम के प्रति। अब जब तक कि मैं इस कदम की नींव को पूरी तरीके से अपने आप पर नहीं लगा पाऊंगा, अपने आप पर अंकुश नहीं लगा पाऊंगा, तो आगे मुझे कुछ करने का चांस नहीं मिलेगा या आगे मैं बढ़ नहीं पाऊंगा। हम में से बहुत सारे लोग देखा है कि जब ए में आ जाते हैं तो शक्तिहीनता का बहुत बड़ा प्रदर्शन उनके सामने देख पाते कि वो अपने जीवन को पूरी तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाते। वो 4 दिन 5 दिन एक ही मीटिंग करके उनको अच्छा लगता है और बाद में वो शराब पी जाते। इसके सबसे पीछे का मेन मुद्दा, मेन कारण क्या है? मेन कारण है उनका शराब पीने की वजह कि ए के प्रति बिलीफ, यानी उनका विश्वास नहीं है, या 12 कदमों के प्रति वो विश्वास उनके अंदर अभी तक आया नहीं है, या पहले कदम के तहत उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से जांच पड़ताल नहीं किया है ना, पूरी तरीके से जांच पड़ताल नहीं किया है। उनको ऐसा लगता है कि भाई मैं कंट्रोल कर लूंगा, मैं कंट्रोल मात्रा में पी जाऊंगा। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे साफ तरीके से बताया कि अभी मेरे जैसे शराबी का जो कंट्रोल है वो अनकंट्रोल बन चुका है। मैं कंट्रोल में नहीं हूं, मैं कंट्रोल में नहीं हूं। क्योंकि कंट्रोल में मैं इसीलिए नहीं हूं क्योंकि मैं एक बीमारी में फंस चुका हूं, और ये बीमारी मुझे, मेरे शरीर, मेरा मन, मेरी आत्मा, ये पूरी तरीके से इससे बीमार हो चुकी है, जिसके कारण से मैं कभी भी अपने आप पर वो जो अदृश्य जो रेखा है, उस रेखा को मैंने पार कर लिया हूं। जहां उस रेखा को पार करने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि भाई उन लोगों को वो कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर पाते। ये बात जब मैं सुनता हूँ कि कंट्रोल ड्रिंकिंग में क्यों नहीं कर पाता हूँ, कि फिजिकल एलर्जी की बात किया है। फिजिकल एलर्जी इन द सेंस कि भाई एक बार जिस व्यक्ति को फिजिकल एलर्जी हो चुकी है, वो व्यक्ति दोबारा कभी भी कंट्रोल मात्रा में शराब नहीं पी सकता। जैसा शुगर के पेशेंट के साथ में उसका उदाहरण दिया हुआ है। ये उदाहरण एकदम सटीक बैठता है कि जिस आदमी को शुगर हो चुका है, वो वन डे एट ए टाइम के बेस पर एक दिन गोली खाकर, मेरे को शुगर है तो एक दिन गोली खाकर मैं उसको कंट्रोल करके उस डिसीज को रख सकता हूँ। एग्जैक्टली ये मैं यही बताया कि वन डे एट ए टाइम, आज का दिन मैं यहाँ अगर आया हूँ तो आज के दिन मेरे को शराब नहीं पीना। मैं ये कभी जिद ना करूं, ये मैं जिद ना करूं कि भाई मैं इसको जीत के दिखाऊंगा। भाई मैं इसको जीत नहीं सकता हूं, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, और मैं बर्बाद हुआ हूं। तो मैं अगर ये बात से बर्बाद हो रहा हूं तो मैं अपने आप पर कंट्रोल रखूं कि भाई अल्कोहलिक एनोनिमस जो बता रही है वो सच है, कि 100% सच है। जिस तरीके से मैं, जब मेरे अंदर से ये बात आती है, हाँ ये 100% सच है, तो इस कदम के बारे में मेरे को यहाँ बोला गया है कि 100% मेरे को ये कदम को मानना है। 100% ये कदम पर अपने आप को समर्पित करना है, क्योंकि समर्पण करने के बगैर मेरे पास दूसरा पूरा चारा ही नहीं है। 100% सरेंडर, पूरी तरीके से भैया अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, है ना, पूरी पूरी तरीके से सरेंडर मुझे करना होगा। और जब मैं वो सरेंडर पूरी तरीके से करता हूँ कि अब मैं, उसके लिए मुझे स्पॉन्सर की जरूरत पड़ेगी, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैंने अकेला करने की कोशिश किया हूँ तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स मेरे अंदर आए, बहुत सारे बदलाव मेरे अंदर आए। शायद दारू पीने, शराब पीने के वक्त जो बदलाव थे, उससे ज्यादा दूसरे और नए बदलाव मेरे अंदर तैयार हुए, है ना। तो ये मेरे को समझना पड़ेगा कि 100% सरेंडर मुझे करना पड़ेगा। जब ये बात मेरे को समझ में आ जाती
कि 100% जब मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाता हूँ, तो फिर मेरे को अब करना क्या पड़ेगा, है ना। सबसे पहले तो मैं पीना बंद करता हूँ। पीना जब तक मैं बंद नहीं करूंगा, तब तक के मैं ये में आकर भी संघर्ष ही मेरे को करना पड़ेगा। अब एक पुराना शराबी मेरे को मिलता है, पुराना शराबी जो अभी अल्कोहलिक एनोनिमस में आ चुका है, और ए में कई सालों से वो सोबर है इस कदमों पे चलकर। अब मेरे को उसका दामन पकड़ना पड़ेगा, स्टिक टू द विनर बोला गया। अब पहला समर्पण मेरे को उसी के सामने करना पड़ेगा कि भाई ये मेरे से नहीं जम रहा, अब तुम देखो तो क्या करना है। तो जब मैं उस व्यक्ति के सामने पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर देता हूँ, तो वो मुझे अब सही रास्ता बताएगा कि एग्जैक्टली मेरे को करना क्या है ना। वो मेरे को बताएगा कि भाई तेरे को पहले पीना बंद करना है, तो तेरा संघर्ष यहाँ खत्म हो जाएगा, है ना। तो जब मैं पीना बंद कर देता हूँ, तो कहीं ना कहीं आत्मसमर्पण की भावना यहाँ आ जाती है। जब मेरी आत्मा समर्पित हो जाती है पूरी तरीके से, तो फिर मेरे को कहीं तो भी एक बचने का एक रास्ता मिलता है। बचने का जब रास्ता मिला, तो शराब से बचने का तो मुझे रास्ता मिल गया। अब मैंने ये कबूल कर लिया कि भाई मैं शराब के सामने वाकई में शक्तिहीन हूँ, और मेरी शक्ति कोई भी काम की नहीं है। अब मैंने इस बारे में पूरी तरीके से स्वीकृति यानी सरेंडर पूरी तरीके से हो गया। बड़ी आसान चीजें अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को बोला है कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। अब ये स्टेप लेते समय हमें ये स्वीकार करना होता है कि भाई मेरी अनमैनेजेबिलिटी कहाँ कहाँ थी। मैं शराब को नियंत्रण में नहीं रख पाया, मैं अपने जीवन को बेकाबू कर दिया था, मेरा जीवन मेरे हाथ में नहीं था। मैं बहुत सारी कोशिशें किया, लेकिन मेरा नियंत्रण नहीं था। अब जीवन मेरा पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया था। अस्त व्यस्त है ने मेरी जो इतने वर्षों से जो मैं शराब पिया हूँ, शायद मेरे को वो 20 सालों में मेरा माइंड का जो खेल है वो टोटली खराब हो चुका था। यानी एक शराबी जो व्यक्ति है वो निगेटिव माइंड का बहुत सारा रहता है। निगेटिव माइंड उसके अंदर रहता है, जो उसके अंदर कोई पॉजिटिविटी नहीं रहती, है ना। तो पॉजिटिविटी न रहने की वजह से इतने साल जो शराब पीने की वजह से अब वो निगेटिव माइंड मेरा जो हो चुका है, तो मेरी सोच भी निगेटिव होंगी। तो ए में आते बराबर मेरी सोच एकदम से पॉजिटिव नहीं होगी, है ना। अब मैं अगर पूरा तरीके से वो मेरा दिवालिया निकल चुका था, ए में आने के पहले भी और ए में आने के बाद में भी, जिसको बोलेंगे हम लोग बैंक करेक्ट, एक बैंक कैसी वो पूरी तरीके से बर्बाद ये हो जाती है। तो मेरी वो बैंक करेक्ट करेप्सी पूरी हो चुकी थी। तो ये बात क्यों हो चुकी थी मेरे साथ में, क्योंकि इतने वर्षों से जो दारू पिया उसकी वजह से मेरा जो माइंड है वो एक निगेटिव बेस में चला गया था। अब मेरे जैसे अल्कोहलिक का जो माइंड है निगेटिव बेस में चला गया, तो उसकी सोच कैसी रहेंगी, निगेटिव रहेंगी, है ना। अब जब मेरे जैसे शराबी की निगेटिव सोच है, तो निगेटिव चीजें मेरे साथ में करती क्या है। निगेटिव चीजें मेरे साथ में बहुत सारी चीजें घड़ाती है, बहुत सारी चीजें करती है मेरे साथ में। अब यहाँ मेरे को स्पॉन्सर की गरज पड़ती है। यहाँ मेरे को वो स्पॉन्सर मेरे को ये बताने की कोशिश करता है कि भाई आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा। हम लोग बोलते हैं ना, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल योर डिसीज, बट यू आर रिस्पॉन्सिबल योर रिकवरी। मैं अपने डिसीज के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, वो हो गया अब मेरे को, वो कभी ठीक नहीं होने वाला। लेकिन यार मैं अपने रिकवरी के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार हूँ। मेरी रिकवरी का बेस अगर कहीं है, तो यहाँ मेरी शुरुआत होती है। वो स्पॉन्सर मेरे को मेरी अनियंत्रितता से मेरे को नियंत्रित करने का काम करते रहता है क्या नहीं।
मेरा जो जीवन बेकाबू हो गया था वो किस वजह से हुआ था, वो मुझे बताने का प्रयत्न करता है। वो मुझे बताने की ये कोशिश करता है कि भाई अब आपको ये स्वीकार करना होगा कि भाई शराब के कारण मेरे जीवन में बहुत सारे नकारात्मक यानी निगेटिव प्रभाव जो पड़ रहे थे, बहुत सारे निगेटिव प्रभाव प्रभाव पड़ रहे थे। अब ये निगेटिव प्रभाव मेरे जीवन में क्या थे? शायद मेरा शरीर खराब हो रहा था। ये बात को हम बहुत कम लोग मानते हैं कि भाई नहीं नहीं वो सब ठीक व्यवस्थित हो जाएगा। लेकिन देखो कि एक लीवर का प्रॉब्लम आ जाता है, एक माइंड सेट का प्रॉब्लम आ जाता है। बहुत सारे लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, शारीरिक रीत्या वो ठीक नहीं हो पाते। दूसरा इसका बोला है कि भाई मेरा जो मानसिक लेवल है और मेरा भावनात्मक लेवल है, मेरा इमोशनली, तो मेरा मानसिक लेवल यानी मेरा मेंटली लेवल वो भी खराब हो चुका था। अब उसको रिपेयर करने के लिए मेरे को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं वाकई में आधा पागल हूँ। पूरा नहीं, आधा पागल हूँ। पूरा पागल आदमी के बारे में लोग ये जान लेंगे कि भाई ये पूरा आदमी पागल है, तो उसको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा देंगे, क्या उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अब जो आदमी आधा पागल है उसका ट्रीटमेंट कहाँ से करेंगे कि उसको मालूम ही नहीं। स्वयं उसको नहीं मालूम, बाजू वाले को नहीं मालूम, घर वालों को नहीं मालूम, लेकिन वो पागल जैसी हरकतें कर रहा है क्योंकि उसका शरीर खराब है, उसका मनस्थिति खराब है और उसका भावनात्मक संयम नहीं है उसके पास, यानी इमोशनली वीक है वो। तो अब ये जो चीजें है ये मुझे वो पुराना शराबी बताता है जो ए में मेरे से पहले आया हुआ है, ए में जिसने कई साल गुजारा हुआ है। वो मुझे बताने की कोशिश करता है कि भाई ये जो चीजें हैं ये तुम्हारे साथ में हो रही थी। अब तुम्हारा इमोशनली वीकनेस तुम्हारे अंदर आ चुका है, तो मेरे जैसा शराबी इन चीजों पर मानता नहीं है बहुत बार कि ये काय का लगाया यार लफड़ा, मैं इधर शराब बंद करने के लिए आया हूँ और आप लोगों ने ये सब लफड़े लगा दिया। इमोशनली वीकनेस, मानसिक वीकनेस, शारीरिक वीकनेस। भाई सीधी और साफ बात है, ये आज मुझे समझ में आती है, शायद उस वक्त समझ में नहीं आ रही थी कि ये जो बीमारी है इस बीमारी के लिए किसी भी लेवल पर कोई दवा नहीं है। कोई मेडिकल साइंस इसके ऊपर काम नहीं करता, या मेडिकल साइंस इसके लिए शून्य है, जीरो है। अब प्रोग्राम है आध्यात्मिक, यहाँ मेरी स्पिरिचुअलिटी शुरू हो जाती है क्योंकि यहाँ मैं पूरी तरीके से अपने गुनाहों को सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। या बोला गया सरेंडर टू विन। मैं अपने गुनाहों को जितना सरेंडर करूंगा उतना मैं वहां पर विन होऊंगा, यानी मैं जीतूंगा। अब ये जो चीजें हैं मेरे साथ में जो खराब हो रही है या हुई है, साथ साथ हम लोग देखते हैं कि जब मेरे जैसा शराबी ए में आता है तो बहुत सारे रिश्ते खराब करके आता है। वो कोई अकेला नहीं आता, बहुत सारे रिश्तों को, क्योंकि उनकी मानसिकता ठीक न होने की वजह से, तो वो उसकी वजह से वो बहुत सारे रिश्ते उसके हाथ से निकल जाते हैं। वो रिश्तों को क्योंकि वो रिश्ते जो है ना वो खराब इसलिए होते हैं क्योंकि वो रिश्ते उसके शराब पीने के में बाधा पड़ते हैं, और वो शराब पीने में बाधा आने की वजह से वो अपने रिश्तों को खराब करते रहता है। अब वो रिश्ते उसके खराब हो रहे, लोग बोल रहे जान दो साले को पीने दो। इवन मैंने कई बार ऐसे सुनाऊं, वो बीवी को सुनाऊं, माँ को सुनाऊं, जा साले पी और मर, कुछ नहीं करना। ये रिश्ते खराब होना, बहन से रिश्ते, भाई से रिश्ते, हर किसी से रिश्ते, सास ससुर से रिश्ते। अरे शराब मैं अकेला पी रहा हूँ और मैं 40 से 50 लोगों को मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। यह है मेरी सही अनमैनेजेबिलिटी। इसको मैं अगर ढूंढता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ, इसको मैं जांच पड़ताल करता हूँ, तो मुझे समझ में आते हैं कि यार हाँ मैंने ये रिश्ता खराब किया, हाँ यार मैंने वो रिश्ता खराब किया। या मेरे को माफी मांगने के लिए नहीं बोला, या मुझे माफ करने के लिए नहीं बोला,
या मुझे खुद को अगर अच्छा जीवन जीना है तो ये कबूल करना मेरे को पड़ेगा, ये कबूल करना पड़ेगा, वरना सोबराइटी नहीं मिलेगी। सोबराइटी इन द सेंस कि मेरे जीवन में वो बाहर नहीं आएंगी, मैं अपने आप को खीलकर मैं खुला नहीं रख पाऊंगा। मैं ये कहानी पढ़ रहा था, कहानी में बड़ा अच्छा एक उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति को अमेरिका में कुछ कैंसर हुआ, बोन कैंसर। उसका जो स्टोरी है कि वो सुबह व्यायाम करना, अच्छा हेल्थी डाइट खाना, सब कुछ एकदम वेल सेटल व्यक्ति था, लेकिन उसको बोन कैंसर हो गया। वो बोन कैंसर लास्ट स्टेज में पहुंच गया। अचानक एक महात्मा उनके घर पहुंचे। मैं शॉर्ट में बताने की, बड़ी कहानी है, शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। एक महात्मा उनके घर में पहुंचे और वो महात्मा ने बताया कि तुम्हारा सब कुछ वेल सेटल है, तुमको कैंसर हो ही नहीं सकता। तुमने कोई ऐसा गुनाह किया है जिसकी कबूली तुम्हारे पास में नहीं है। तुमने ऐसा कोई गुनाह किया है जिसकी कबूली तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन उसकी बीवी थोड़ी स्पिरिचुअल वे पे रहती है, तो उसकी बीवी को पता है कि इस आदमी ने क्या गुनाह किया। फिर वो बताती है उस संत को कि इस आदमी ने अपने दोस्त के साथ में फरेब किया था और उसकी सारी प्रॉपर्टी, ये बिजनेस पार्टनर था, तो इसने बिजनेस पे ऐसी कुछ डील किया कि उसकी सारी प्रॉपर्टी इसके नाम पर हो गई। और अभी कुछ सालों के बाद में जब हम लोग वेल सेटल अच्छे से हो गए तो ये बीमारी इनको पकड़ लिया। तो फिर वो व्यक्ति बोलता कि वो तुम्हारा सबसे बड़ा जड़ है, तुमने उसको स्वीकार नहीं किया। तुम्हारे सबसे बड़े गुनाहों का वो जड़ है कि तुमने उस व्यक्ति के साथ में जो गुनाह किया, वो गुनाह तुमने स्वीकार नहीं किया। हम लोग कई बार यार देखा जाए तो मानसिक लेवल पर बीमार होने की वजह से ये स्टेप हमें भलाई माफी मांगने के लिए नहीं बोलता है, लेकिन कम से कम हमें वो याद करने के लिए बोलता है कि क्या गुनाह हुए, क्यों हमारे रिश्ते खराब हुए, किसको हमने दुखाया, किसको हमने तड़पाया, किसके साथ में हमने फरेब किया, किसके साथ में हमने घपला किया। हमको क्यों फायदा नहीं हो रहा है अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में भी, क्यों हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। नहीं यार, कुछ तो गुनाह हमारे साथ में हुए। हमारे गुनाहों को बाहर निकालने का, हमको अपने आप पर नियंत्रण करने का ये सबसे बड़ा मार्ग है, पहला कदम। ये हमको शारीरिक लेवल पर हमको स्ट्रांग करता है, मानसिक लेवल पर स्ट्रांग करता है, इमोशनल लेवल पर स्ट्रांग करता है और हमारे रिश्तों में सुधार लाता है। क्योंकि अब हमें ये एक्शन इनटू बताया गया है कि भाई अपने आप को जैसा कंट्रोल। तो मुझे पता लगता है कि मैंने धीरे 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 करके मेरा जो कैरियर है वो पूरा बर्बाद कर दिया। पैसे से लेकर कैरियर से लेकर हर एक चीज। ये क्यों हो पाया, क्यों कर रहा हूं, क्यों समझ नहीं पा रहा हूं मैं, क्यों मेरे साथ में विजय ऐसा भाई, हो रहा है। विजय भाई हाँ के जी, पास समय उदयन भाई कितना मिनट है और? जी, हाँ, और कितना 5 मिनट है? ले सकते हैं, 5 मिनट ले सकते अच्छा अच्छा, 5 मिनट में बंद करूंगा मैं। तो ये हमें यार देखना पड़ेगा कि वाकई में कि मेरे जीवन में बहुत कुछ चीजों को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। क्या गुनाह मैंने किए, है ना। जैसे जैसे ये गुनाहों को मैं स्वीकार करता हूँ तो मैं कहीं तो भी उस ईमानदारी के दहलीज तक पहुंचता हूँ, उस नम्रता की दहलीज तक पहुंचता हूँ और रिजल्ट मेरे को मिलना शुरू होते, रिजल्ट मेरे को मिलना शुरू होते। क्योंकि अब मैं हर एक जगह अपना भावनात्मक यानी मेरा इमोशनली संयम जो मैंने खो चुका था, वो अब मैं उसको अच्छे तरीके से करना चाहता हूँ। अब मेरा जो जीवन है वो बेकाबू, अब मेरे को सपोर्ट मिल गया ना, मेरा स्पॉन्सर का सपोर्ट मिला, मेरे ग्रुप्स का सपोर्ट मिला, लोगों का सपोर्ट मिला। यहाँ से नेपाल तक मैं बात कर पा रहा हूँ, दिल्ली तक बात कर पा रहा हूँ, दुनिया तक बात कर पा रहा हूँ, लोगों के से जुड़ा हूँ। तो ये सब मेरा भावनात्मक संयम वो मेरा बरकरार होता है। अब मेरे को तकलीफें नजर नहीं आती, क्योंकि अब अपने सारे गुनाहों को अब मैं एक एक करके मैं स्वीकार कर रहा हूँ, है ना। जिससे मेरे को वो अनमैनेजेबिलिटी हुई थी, जिससे मेरा अस्त व्यस्तता हुई थी, वो एक
मेरे अंदर अब एक नई रोशनी शुरू हो जाती है, नई रोशनी शुरू हो जाती है। क्योंकि यहाँ मेरे को बताया गया है, ये कदम मेरे को पूरा करने के लिए 100% ईमानदार बनना पड़ेगा, 100%। कि भाई मैं शराब के लिए ईमानदार बन रहा हूँ, लेकिन बाकी एज इट इज चीजें अगर मैं वैसी की वैसी कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए खराब होगी। क्योंकि ये मैंने करके देखा, मेरी ईमानदारी मेरे को पीने की आदतों को बदल सकती है, मेरी पीने की आदतों को बदल सकती है। लेकिन आधे कदम के बाद में क्या, जो अस्त व्यस्तता है, वो किन क्षेत्र में मेरी अस्त व्यस्तताएं हुई, मेरा अनमैनेजेबिलिटी हुई है, वहां से मैं कैसे उभर पा रहा हूँ, अब मैं नए कांड तो नहीं कर पा रहा हूँ। तो वहां मेरे को ईमानदारी की, यानी मेरे ऑनेस्टी की बहुत बड़ी जरूरत है, बहुत बड़ी जरूरत है। क्योंकि अगर मैं इन चीजों को अपने जीवन में पूरी तरीके से लागू करूंगा, पूरी तरीके से अपने आप को इस कदम के तहत अपने गुनाहों के प्रति सरेंडर करूंगा, तो मेरे हालातों में सुधार आएंगे, मेरे अंदर एक नई स्पिरिचुअलिटी आएंगी, एक नई ताकत आएंगी। अब मेरे को वो जो डर है मेरे अंदर के, बहुत प्रकार के डर रहते हैं अंदर छुपे हुए, अब वो जो डर है वो मेरे निकलते जाएंगे कि अब मेरे को कोई डर नहीं है, अब मैं आगे बढ़ते जाऊंगा। और ये मैंने किया मेरे लाइफ में। जो डरा हुआ जीवन था, जो सब कुछ खत्म था, सब कुछ बर्बाद हो चुका था, जब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, जब गुनाहों को मैंने देखा, तो ये मेरे गुनाह थे, ये मेरी अनमैनेजेबिलिटी के रास्ते थे। उन रास्तों को कहीं तो भी मैंने ब्रेक मारा, उनको बंद किया, तब जाके वो डर मेरे बाहर निकले, डर से मैं आगे बढ़ा। और कुछ जगह में शायद मैंने जो बर्बादियां किया था, वह भी बहुत सारे साल लगे मेरे को उसको ठीक रिपेयर करने के लिए। लेकिन अभी ये बात समझ में आई कि भाई मैं अगर अल्कोहलिक एनोनिमस में आया हूँ तो मैं अपने आप को अकेला नहीं समझू, क्योंकि मैं उदास हूँ। एक नया जब मेंबर आता है ना, वो बहुत उदास रहता है और वो लोनलीनेस में चले जाता है, अकेलापन। ये सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी है। तो उस व्यक्ति के लिए बस यही मैसेज है मेरा, कोई नया व्यक्ति अगर है, आया है, तो वो अपने आप को अकेला ना समझे। ये ग्रुप में सब हम लोग शरीक है, साथ वाले हैं, एक दूसरे का दामन, एक दूसरे का हाथ पकड़कर चले, और ये अकेलेपन के जो बीमारी से है वो बाहर निकले। क्योंकि लोनलीनेस सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी है। और कदमों की जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करूंगा अपने आप में, तो मेरे ईमानदारी का जो, मेरे ऑनेस्टी का जो रेशो है वो और आगे बढ़ते रहेगा। और जीवन में एक नई दिशा, नया मेरे को एक नया आयाम मेरे को मिलेगा। और वो आयाम मेरे को ये बता बता देना चाहता है कि भाई अब हर एक चीज तेरे जीवन में व्यवस्थित होने वाली है। तो धन्यवाद नेपाल फेलोशिप, आप सभी का शुक्रिया, आप लोगों ने शांति से सुना। धन्यवाद विवेक भाई अपने शेयरिंग के लिए।